हाँ, तो नेक्स्ट लिखो अगन्याशय, एक मिश्रित ग्रंथि। अच्छा, एक मिनट। अगन्याशय एक मिश्रित ग्रंथि। अगन्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगन्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इसका एक भाग क्योंकि इसका एक भाग पाचन एंजाइम स्रावित करता है। पाचन एंजाइम स्रावित करता है और दूसरा भाग हार्मोन स्रावित करता है। और दूसरा भाग हार्मोन स्रावित करता है। इसमें पहला पॉइंट लिखो स्थिति एवं संरचना। स्थिति एवं संरचना। इसमें पहला पॉइंट लिखो स्थिति। इसमें पहला पॉइंट डालो स्थिति। यह उदर एब्डोमेन में आमाशय के पीछे यह उदर में आमाशय के पीछे और ग्रहणी 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 के घेरे में क्षैतिज रूप से स्थित होती है। के घेरे में आमाशय के पीछे और ग्रहणी के घेरे में क्षैतिज क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रूप से स्थित होती है। क्षैतिज रूप से स्थित होती है। फिर इसका आकार, सेकंड लिखो आकार। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी चपटी चपटी और गुलाबी रंग की ग्रंथि है। और गुलाबी रंग की ग्रंथि है। थर्ड पॉइंट लिखो मुख्य भाग। मुख्य भाग। इसके तीन भाग होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। ये पहले भी लिखा था हमने। सिर, काय और पूंछ। सिर, काय और पूंछ, हेड, बॉडी एंड टेल। फिर सेकंड लिखो, अभी स्थिति एवं संरचना लिखा पहला। अब दूसरा लिखो अगन्याशय के दो मुख्य भाग। अगन्याशय के दो मुख्य भाग। पहला लिखो बहिस्रावी भाग। फर्स्ट वन, बहिस्रावी भाग, एक्सोक्राइन पार्ट। डैश करके लिखना 98 से 99%। बहिस्रावी भाग, एक्सोक्राइन पार्ट, 98 से 99%। यह भाग एक्टिनी, ACINI, यह भाग एक्टिनी कोशिकाओं से बना होता है। यह भाग एक्टिनी, ACINI, एक्टिनी कोशिकाओं से बना होता है।
जो अग्न्यासी रस पैनक्रियाटिक जूस, जो अग्न्यासी रस पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करती है, स्रावित करती है। फिर इसमें एक पॉइंट डाल के लिखो एंजाइम, इसमें एक पॉइंट डालो, लिखो एंजाइम। एंजाइम में लिखो ट्रिप्सिन, एमिलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमिलेज एंड लाइपेज। फिर सेकंड एक पॉइंट डालो कार्य। एंजाइम लिखा, फिर कार्य लिखो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करना। कार्य क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करना। फिर नेक्स्ट भाग लिखो इसका, अंतःस्रावी भाग, एंडोक्राइन पार्ट। 98 से 99% है हमारा एक्सोक्राइन पार्ट, तो बचा कितना? 1 to 2%। तो 1 to 2% क्या है हमारा? अंतःस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग एंडोक्राइन पार्ट डैश करके लिखना 1 to 2%, 1 से 2%। फिर लिखना यह लगभग यह भाग लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, पहले भी लिखा था लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, इंग्लिश में लिखेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ISLETS, ISLETS ऑफ लैंगर हैंस, LANGER, लैंगर हैंस, HANS कहलाता है। यह भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। इसमें 3 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें 3 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला है अल्फा कोशिकाएं, अल्फा सेल्स। पहला लिखो अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं। पहले भी लिख रखा है आपने ये, तो कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा। अल्फा बीटा डेल्टा लिखा था ना हमने सेल्स, वही है अल्फा कोशिकाएं। यह ग्लूकागन, GLUCAGON हार्मोन स्रावित करती है। यह सर एक ग्लूकागन, बार सेल्स के बाद दोबारा से रिपीट कर दोगे? प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं होती है के बाद से आपने क्या बोला? अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं, ये पहले भी लिखा था आपने। अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल में लिखना ये ग्लूकागन हार्मोन स्रावित करती है। फिर ब्रैकेट करके लिखना रक्त में शर्करा बढ़ाती है, रक्त में शर्करा बढ़ाती है, शर्करा बढ़ाती है। फिर बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स, ये क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। फंक्शन याद रखना है, अल्फा सेल ग्लूकागन स्रावित करेगी, कोशिकाएं बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करेगी। यह इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। और ये क्या करता है? इंसुलिन रक्त में शर्करा कम करती है, रक्त में शर्करा कम करती है। ब्रैकेट करके लिखना रक्त में शर्करा कम करती है। फिर नेक्स्ट लिखना डेल्टा कोशिकाएं, डेल्टा सेल्स। यह सोमैटोस्टैटिन स्रावित करती है, यह सोमैटोस्टैटिन स्रावित करती है। जो अन्य हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है।
जो अन्य हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। फिर अब थर्ड पॉइंट लिखो, प्रमुख हार्मोन और ग्लूकोज नियंत्रण। सेकंड पॉइंट लिखा था अभी हमने, अभिन्यास के दो प्रमुख भाग बताएं। अब प्रमुख हार्मोन और ग्लूकोज नियंत्रण लिख लो। प्रमुख हार्मोन और ग्लूकोज नियंत्रण, इसमें लिखो अगन्याशय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अगन्याशय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रक्त में ग्लूकोज के स्तर को स्थिर रखना है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को स्थिर रखना है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, इंसुलिन का कार्य। इंसुलिन का कार्य, जब रक्त में ग्लूकोज बढ़ता है तब इंसुलिन कोशिकाओं को ग्लूकोज सोखने तब इंसुलिन कोशिकाओं को ग्लूकोज सोखने और इसे यकृत में इसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का निर्देश देता है। ग्लाइकोजन के रूप में इसे संचित करने का निर्देश देता है। सेकंड पॉइंट लिखो, ग्लूकागन का कार्य। ग्लूकागन का कार्य, जब रक्त में ग्लूकोज कम होता है तब ग्लूकागन यकृत में जमा ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में भेजता है। यकृत में जमा ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में भेजता है। फिर फोर्थ पॉइंट लिखो, अगन्याशय से संबंधित विकार डिसऑर्डर्स। इसमें पहला पॉइंट लिखो, मधुमेह। इंसुलिन की कमी या कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उपयोग ना कर पाने के कारण रक्त ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट लिखो, अगन्याशय शोथ
थ शोथ, शो अथ शोथ, अगन्या से शोथ। अगन्यासे में सूजन, ये क्या है? अगन्यासे में सूजन, जो अत्यधिक शराब या पित्त की पथरी के कारण हो सकती है। जो अत्यधिक शराब या पित्त की पथरी या पित्त की पथरी के कारण हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट लिखो अगन्याशय कैंसर। नेक्स्ट डिसऑर्डर अगन्याशय कैंसर। यह एक गंभीर स्थिति है, यह एक गंभीर स्थिति है जो पाचन और हार्मोनल संतुलन, जो पाचन और संतुलन, सॉरी, जो पाचन और हार्मोनल संतुलन दोनों को प्रभावित करती है। जो पाचन और हार्मोनल संतुलन दोनों को प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो आयुर्वेदिक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण। आयुर्वेदिक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण, पहला पॉइंट लिखो इनमें, इसमें अगन्याशय और अग्नि। अगन्याशय और अग्नि, इसमें लिखो आयुर्वेद में अगन्याशय के कार्यों को, आयुर्वेद में अगन्याशय के कार्यों को पाचक पित्त, पाचक पित्त और समान वायु के संतुलन से जोड़ा जाता है। पाचक पित्त और समान वायु के संतुलन से जोड़ा जाता है। यह अन्न स्रोतस का मुख्य केंद्र है। यह अन्न आधा न और ह, अन्न स्रोतस, श्रो स्त्रोतस, सॉरी स्त्रो तस तस का मुख्य केंद्र है। लिखो प्रेम में है। सर ये लास्ट सर एक बार रिपीट करना यही है। लाइन फिर से बताइए, अन्न क्या है ये? अन्न स्रोतस। ये रहा अन्न स्रोतस। अगर स्रोत नहीं दिख रहा सर कुछ नहीं दिख रहा। सर आपका ना नेटवर्क आज स्लो चल रहा है। ब्लर हो रहा है। आप वीडियो ऑफ कर लो सर, आपका नेटवर्क स्लो। हाँ, अब क्लियर है? हाँ जी सर। अब क्लियर है? यह अन्न स्रोतस, स्त्रोतस, अन्न स्त्रोतस का मुख्य केंद्र है। फिर नेक्स्ट है हमारा डायबिटीज, प्रमेह। प्रमेह
इसमें लिखो आयुर्वेद में मधुमेह को प्रमेह की श्रेणी में रखा गया है। लिख लिया प्रमेह, प्रमेह, प्रमेह। आयुर्वेद में मधुमेह को प्रमेह की श्रेणी में रखा गया है जिसमें कफ और मेद धातु, कफ और मेद, मेद, जिसमें कफ और मेद धातु की विकृति मुख्य भूमिका निभाती है, की विकृति मुख्य भूमिका निभाती है। अगन्याशय के बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी कार्यों अगन्याशय के बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी कार्यों का असंतुलन ही वात पित्त और कफ के दोषों को बिगाड़ता है। वात पित्त और कफ के दोषों को बिगाड़ता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखो अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट टॉपिक अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथियां त्रिकोणीय आकार की छोटी ग्रंथियां होती हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर आकार की छोटी ग्रंथियां होती हैं। आकार की छोटी ग्रंथियां होती हैं जो शरीर में तनाव प्रबंधन, चयापचय और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें पहला पॉइंट लिखो स्थिति एवं संरचना। स्थिति एवं संरचना, इसमें ही पहला पॉइंट लिखो स्थिति एवं संरचना। पहला पॉइंट उसमें डालो स्थिति। ये ग्रंथियां दोनों वृक्क, किडनीज। स्थिति में लिखो ये ग्रंथियां दोनों वृक्क के ऊपरी सिरे, ये ग्रंथियां दोनों वृक्क के ऊपरी सिरे पर टोपी की तरह स्थित होती है। ये ग्रंथियां दोनों वृक्क के ऊपरी सिरे पर टोपी की तरह स्थित होती है, इसलिए इन्हें सुप्रारेनल, SUPRARENAL, सुप्रारेनल, हिंदी में सुप्रारेनल बोल रहे हैं और इंग्लिश में सुप्रारीनल प्रोनाउंस करेंगे इसे। तो SUPRARENAL, सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो संरचना। शारीरिक रूप से यह ग्रंथि
शारीरिक रूप से यह ग्रंथि दो स्पष्ट भागों में विभाजित होती है। दो स्पष्ट भागों में विभाजित है, वो लिखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, पहले लिखो एड्रिनल कॉर्टेक्स। डैश डाल के लिखना भारी भाग, क्या है ये भारी भाग, भार का भाग, 80 से 90% हिस्सा, भारी भाग ब्रैकेट में लिखना 80 से 90% हिस्सा। फिर सेकंड भाग है एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, आंतरिक भाग। ये क्या है हमारा आंतरिक भाग। 90% वही हो गया तो बच्चा कितना 10, 80 से 90% वही हो गया तो बच्चा कितना 10 to 20%, तो 10 to 20% हिस्सा आंतरिक भाग, 10 से 20% हिस्सा। अब सेकंड पॉइंट डालो अधिवृक्क कॉर्टेक्स, मतलब इन्हीं को थोड़ा विस्तार में बता रहे। अधिवृक्क कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन, इसमें लिखो टॉपिक लिखना ये वाला सेकंड पॉइंट जो डाला, अधिवृक्क कॉर्टेक्स के हार्मोन, अधिवृक्क कॉर्टेक्स के हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। ठीक है, अब लिखो कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन, कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन, को सामूहिक रूप से कॉर्टिको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। कॉर्टिको एस्टेरॉइड्स, कॉर्टिको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखो मिनरलो कॉर्टिकोइड्स, मिनरलो, एक मिनट, ये है मिनरलो कॉर्टिकोइड्स। ये ब्रैकेट में जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, यह शरीर में जल और लवण के संतुलन को बनाए रखता है। यह शरीर में जल और लवण के संतुलन को बनाए रखता है। फिर सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट, सेकंड हार्मोन लिखो ग्लूको कॉर्टिकोइड्स, ग्लूको इसे स्ट्रेटस, इसे स्ट्रेटस, इसे स्ट्रेस, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा स्ट्रेस हो, स्ट्रेस, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। हिंदी बहुत डिफिकल्ट है कसम से। इसे
स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं? यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है और सूजन रोधी कार्य करता है और सूजन रोधी कार्य करता है। फिर थर्ड हार्मोन लिखो, लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन। अल्प मात्रा में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, एड्रोजन आधा ड, ड्रोजन, एड्रोजन और एस्ट्रोजन। ये रहा, अल्प मात्रा में एड्रोजन और एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एड्रोजन और एस्ट्रोजन का स्राव होता है जो माध्यमिक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। जो माध्यमिक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब थर्ड पॉइंट लिखो, अधिवृक्क मेडुला, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन। अधिवृक्क मेडुला, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन। इसमें लिखो, इसे सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का विस्तार माना जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा सहानुभूति तंत्रिका तंत्र इन हिंदी, इसे सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का विस्तार माना जाता है। यहां से दो मुख्य हार्मोन निकलते हैं। एड्रीनालिन यह हृदय गति को बढ़ाता है। यह हृदय गति को बढ़ाता है और संकट के समय शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मम्मी क्या है? हाँ, ये क्या है? कैसा जूस? हाँ, नहीं, इसमें कुछ है नहीं, पानी हो रहा नहीं। और संकट के समय शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर सेकंड हार्मोन लिखो, नॉर एड्रीनालिन। यह रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर रक्तचाप को नियंत्रित करता है।
रक्तचाप को नियंत्रित करता है। फिर अलग से एक ना 3F सिद्धांत, 3F, 3F सिद्धांत इसी से रिलेटेड है। 3F सिद्धांत, ये हार्मोन शरीर को, ये सर हार्मोन एफ का ही एक्स क्या बोल रहा आपने? 3F, F, EF होता है ना, F, हाँ, 3F सिद्धांत, ये हार्मोन शरीर को फाइट, ये हार्मोन शरीर को फाइट, 3F क्या हो गया? ये फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ये हार्मोन शरीर को फाइट, लड़ना, फ्लाइट, भागना और फ्राइट, FRIGST, डर की स्थिति के लिए तैयार करते हैं, की स्थिति के लिए तैयार करते हैं। रिपीट करना सर एक बार, रिपीट करना सर। फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, डर, FRIGST की स्थिति के लिए तैयार करते हैं। फिर चौथा पॉइंट लिखो, अधिविक ग्रंथि के मुख्य कार्य, अधिविक ग्रंथि के मुख्य कार्य। इसमें पहला पॉइंट लिखो, तनाव प्रतिक्रिया, इसमें पहला पॉइंट है तनाव प्रतिक्रिया। इसमें लिखो, मानसिक या शारीरिक तनाव के समय शरीर को संकुचित रखना, मानसिक या शारीरिक तनाव के समय, मानसिक या शारीरिक तनाव के समय मानसिक या शारीरिक तनाव के समय शरीर को संतुलित रखना, शरीर को संतुलित रखना। फिर सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, चापचे नियंत्रण, सेकंड पॉइंट चापचे नियंत्रण। रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखना, रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखना, के स्तर को बनाए रखना। फिर थर्ड पॉइंट लिखो, विद्युत अपघटज संतुलन, विद्युत अपघटज संतुलन। सर ये नहीं समझ आया। ये विद्युत देखो ये है, विद्युत अपघटज संतुलन। अब घटिया लिखा है सर ये। मेरी हिंदी थोड़ा सा वीक है, क्या ये अपघटिया? हाँ। मुझे चौ लग रहा है, चौ, एक ट आधा है उसके बाद या है, टॉ है उसके बाद क्या है ये? या है आधा, ट आधा है और या है, अच्छा, आधा यो ऐसा होता है, उसके नीचे हलन नहीं होता आधा यो में? ट आधा है या पूरा है, अब घटिया। अपघटिया, अच्छा मुझे हलंत वाला समझ में आता है। नहीं हलंत लगाओ या उसके साथ ही दूसरा स्टार्ट कर देते हैं ना, दो तरीके होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो क्या बोलेंगे इसे, विद्युत अपघटिया संतुलन, हाँ जी। ठीक है। ये लिखा, तो इसमें लिखो, सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित कर, सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित कर रक्तचाप को स्थिर रखना, सोडियम पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित कर रक्तचाप को स्थिर रखना। फिर फिफ्थ पॉइंट लिखो, संबंधित विकार,
इसमें पहले लिखो एडिसन्स डिजीज, एडिसन रोग, एडिसन, एडिसन डिजीज या एडिसन रोग, एडिसन्स डिजीज भी लिख सकते हो, एडिसन रोग। ठीक। कॉर्टेक्स हार्मोन की कमी होने से होता है। एडिसन डिजीज किससे हो रहा है हमारा? कॉर्टेक्स हार्मोन की कमी होने से होता है। इसमें वजन कम होना, इसमें वजन कम होना, कमजोरी और त्वचा का रंग गहरा होना शामिल है। कमजोरी और त्वचा का रंग गहरा होना शामिल है। फिर सेकंड डिसऑर्डर लिखो, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग, कुशिंग सिंड्रोम। कॉर्टिसोल की अधिकता से होता है। क्या लिखो? कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की अधिकता से होता है। इसमें चेहरे पर सूजन और मोटापा बढ़ जाता है। इसमें चेहरे पर सूजन और मोटापा बढ़ जाता है। ये कौन सा पॉइंट है? अब 6 पॉइंट लिखो, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, पहला पॉइंट लिखो इसमें, ओज और प्राण। ओज और प्राण, ओज, ओज और प्राण। आयुर्वेद में अधिवृक्क ग्रंथि की ऊर्जा को, आयुर्वेद में अधिवृक्क ग्रंथि की ऊर्जा को प्राण और ओज के रक्षण से जोड़ा जाता है। प्राण और ओज के रक्षण, 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 रक्षण से जोड़ा जाता है। अत्यधिक तनाव ओज का क्षय करता है। अत्यधिक तनाव ओज का क्षय करता है। जो आधुनिक विज्ञान में एड्रिनल फटीग से, फटीग के समान है। जो आधुनिक विज्ञान में एड्रिनल फटीग, FATIGUE के समान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वृक्क और वायु। वृक्क और वायु। वृक्क के ऊपर स्थित होने के कारण, इसमें लिखो वृक्क के ऊपर स्थित होने के कारण इसे अपान वायु के नियंत्रण, इसे अपान वायु के नियंत्रण क्षेत्र में माना जाता है। अपान वायु के नियंत्रण क्षेत्र में माना जाता है। जो निष्कासन और स्थिरता का कार्य करती है। जो निष्कासन और स्थिरता का कार्य करती है। थर्ड लिखो, औषधियां। थर्ड इसमें लिखो औषधियां।
अश्वगंधा और शतावरी जैसी रसायन औषधियां अश्वगंधा और शतावरी जैसी रसायन औषधियां अधिवृक्क ग्रंथियों को बल प्रदान करने अधिवृक्क ग्रंथियों को बल प्रदान करने और कोर्टिसोल को संतुलित करने के लिए जानी जाती है और कोर्टिसोल को संतुलित करने के लिए जानी जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखो अब डिंब ग्रंथि। डिंब ग्रंथि ओवरी डिंब ग्रंथि ओवरी की स्थिति और संरचना इसमें लिखो डिंब ग्रंथि जिसे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान में डिंब ग्रंथि जिसे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान में अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। स्त्रियों में प्राथमिक जनन अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सर थोड़ा धीरे बोलो सर, बहुत स्पीड से बोलो। ओके। डिंब ग्रंथि जिसे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान में अंडाशय या ओवरी कहा जाता है, स्त्रियों में प्राथमिक जनन अंग इंग्लिश में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखो स्थिति। इसमें पहला पॉइंट लिखो स्थिति में उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी। उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी। यह श्रोणी गुहा पेल्विक कैविटी। यह श्रोणी गुहा पेल्विक कैविटी में गर्भाशय यूट्रस के दोनों ओर स्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो श्रोणी भित्ति पेल्विक वॉल। श्रोणी भित्ति पेल्विक वॉल। यह ओवरियन फोसा OVARIAN ओवरियन फोसा फोसा नामक एक हल्के गड्ढे में स्थित होती है। थर्ड पॉइंट लिखो संबंध। यह चौड़े स्नायु ब्रॉड लिगामेंट। स्नायु क्या हो गए आपके? लिगामेंट। ये चौड़े स्नायु के पिछले हिस्से से
मीजोवेरियम, MESO, मीजो, VARIUM, MESO, VARIUM, द्वारा जुड़ी रहती है, द्वारा जुड़ी रहती है। अब सेकंड पॉइंट लिखो, आकार व स्वरूप, आकार और स्वरूप, शेप एंड साइज। इसमें पहला पॉइंट लिखो आकृति, इसमें पहला पॉइंट लिखो आकृति। आकृति में लिखो यह बादाम के आकार की होती है। यह बादाम के आकार की होती है। सेकंड लिखो माप, सामान्यतः इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, सामान्यतः इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। संख्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखो संख्या। मानव शरीर में इसकी संख्या 2 होती है, बस मानव शरीर में इसकी संख्या, मानव शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। फिर इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब आकार और स्वरूप में ही है ये वाला टॉपिक भी, सूक्ष्म संरचना। लिखो सूक्ष्म संरचना। इसमें लिखो डिम्ब ग्रंथि मुख्य रूप से 2 परतों में विभाजित होती है। डिम्ब ग्रंथि मुख्य रूप से 2 परतों में विभाजित होती है। पहला लिखो कॉर्टेक्स, फर्स्ट लिखो कॉर्टेक्स। यह भारी हिस्सा है, यह बाहरी हिस्सा है जिसमें विभिन्न चरणों में डिम्ब पुटिकाएं, डिम्ब पुटिकाएं, टॉ में छोटी की मात्रा, पुटिकाएं, ओवरियन फॉलिकल्स इंग्लिश में बोलेंगे, पाई जाती हैं। यहीं पर डिम्ब का विकास होता है, यहीं पर डिम्ब का विकास होता है। सेकंड लिखो मेडुला, मतलब हमने 2 परतों में विभाजित किया था कॉर्टेक्स। अब सेकंड लिखो मेडुला। यह आंतरिक केंद्रीय भाग है, यह आंतरिक केंद्रीय भाग है, यह आंतरिक केंद्रीय भाग है जिसमें रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और लसिका वाहिकाएं, इंग्लिश में लसिका वाहिकाओं को बोल रहे हैं लिम्फ वेसल्स, LYMPH,
LYMPH lymph vessels होती हैं, होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, मतलब इसी के अंदर है, अभी ये आकार स्वरूप के अंदर ही चल रहा है अभी, मतलब इसी का अलग से लिखो प्रमुख कार्य, इसके फंक्शंस। नहीं, प्रमुख कार्य को अलग अलग कर लो। प्रमुख कार्य, डिम्ब ग्रंथि के दो मुख्य कार्य होते हैं। डिम्ब ग्रंथि के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला लिखो जनन कार्य, जनन कार्य। प्रत्येक मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, प्रत्येक मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक परिपक्व डिम्ब, एक परिपक्व डिम्ब मुक्त होता है, मुक्त होता है, जिसे डिम्बोत्सर्जन कहते हैं, ओव्यूलेशन। जिसे डिम्ब उत्सर्जन, डिम्ब उत्सर्जन ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट लिखो अंतःस्रावी कार्य। सेकंड पॉइंट अंतःस्रावी कार्य। यह दो मुख्य हार्मोन का स्राव करती है, यह दो मुख्य हार्मोन का स्राव करती है। जो स्त्री के शारीरिक, जो स्त्री के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। जो स्त्री के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। पहला लिखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। इसमें लिखो यह द्वितीयक, यह द्वितीयक, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, इंग्लिश में लिख सकते हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब मर्जी है, जिसको जो समझ में आ गया हिंदी में वो हिंदी में ही चले। के यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है, विकास में सहायक है। फिर सेकंड लिखो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, PROGESTERONE, PROGESTERONE, प्रोजेस्टेरोन। यह गर्भावस्था को बनाए रखने, यह गर्भावस्था को बनाए रखने और गर्भाशय की दीवार को तैयार करने, और गर्भाशय की दीवार को तैयार करने के लिए आवश्यक है, और गर्भाशय की दीवार को तैयार करने के लिए आवश्यक है। फिर लिखो आयुर्वेद के अनुसार महत्व, फिर लिखो आयुर्वेद के अनुसार महत्व। आयुर्वेद में इसे अथर्व व स्त्रोतस का मूल माना जा सकता है। आयुर्वेद में इसे अथर्व, आ तो के ऊपर रॉ की मात्रा और व, अथर्व, वह स्त्रोतस, वह स्त्रोतस का मूल माना जा सकता है, का मूल
माना जा सकता है। डिम ग्रंथियों का स्वस्थ होना, डिम ग्रंथियों का स्वस्थ होना, का स्वस्थ होना शुद्ध अतर्व, शुद्ध अतर्व, आतर्व, शुभ आर्तव होगा, आर्तव, आर्तव पहले आ रहा हूँ। आर्तव। थोड़ी हिंदी मेरी वीक है, मुझे क्षमा करना, है ना नितिन जी? हिंदी में ऊपर मैं होता है ना ड्रॉप तो करूं? पहले। नहीं, ये आर्तव है, आर्तव। ये देखो, है ना? हाँ जी, आर्तव है। शुद्ध आर्तव। डिम ग्रंथियों का स्वस्थ होना शुद्ध आर्तव के लिए, के लिए नहीं, के निर्माण के लिए आवश्यक है, के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो गर्भ धारण की पहली सीढ़ी है, जो गर्भ धारण की पहली सीढ़ी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखो, अंडकोश ग्रंथि। अंडकोश ग्रंथि लिखो। इसमें पहला पॉइंट लिखो, स्थिति एवं संरचना, स्थिति एवं संरचना लिखो। अंडकोश पुरुषों के प्राथमिक जनन अंग है। अंडकोश पुरुषों के प्राथमिक जनन अंग है। इन्हें वृषण भी कहा जाता है। वॉ के नीचे रॉ की मात्रा श अणा, वृषण भी कहा जाता है। इन्हें वृषण भी कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य शुक्राणुओं स्पर्म्स का उत्पादन, शुक्राणुओं, इनका मुख्य कार्य शुक्राणुओं स्पर्म्स का उत्पादन और पुरुष हार्मोन का स्राव करना है, का उत्पादन और पुरुष हार्मोन का स्राव करना है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, स्थिति। स्थिति में पहला पॉइंट लिखो, वृषण कोश, वृषण कोश, स्क्रोटम, स्क्रोटम, SCROTUM, SCROTUM, स्क्रोटम। वृषण उदर गुहा, वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं। एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश कहा जाता है, जिसे वृषण कोश कहा जाता है। नितिन जी, इसे कैसे रीड करेंगे? मेरे को जरा इसमें भी कंफ्यूजन होती है। बाह्य, बाह्य, हाँ, हा आधा है, यह पूरा है, बाह्य। इसका सर यह बाह्य, बोलते हैं लास्ट वाले को।
हा आधा है और यह पूरा है, बाह्य। बाह्य। तो बाह्य स्थिति का कारण, बाह्य स्थिति का कारण। इसमें लिखो शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के सामान्य तापमान, शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के सामान्य तापमान, शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, कि तापमान की आवश्यकता होती है। उदर गुहा के बाहर होने के, उदर गुहा के बाहर होने के कारण ही, बाहर होने के कारण ही यह कम तापमान, यहां लिखना, यहां कम तापमान बना रहता है, यहां कम तापमान बना रहता है। फिर थर्ड पॉइंट लिखो, विकास। भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था के दौरान ये उदर के अंदर विकसित होते हैं। यह रिपीट करना सर, रिपीट करना दोबारा। भ्रूणीय, भ्रूणीय अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, इंग्लिश में बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज। भ्रूण होता है, भ्रूण से बना भ्रूणीय अवस्था के दौरान ये उदर के अंदर विकसित होते हैं, ये उदर के अंदर विकसित होते हैं। लेकिन जन्म से ठीक पहले, लेकिन जन्म से ठीक पहले इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, INGUINAL, INGUINAL, कैनाल, CANAL, कैनाल के माध्यम से, लेकिन जन्म से ठीक पहले इंग्विनल कैनाल के माध्यम से नीचे वृषण कोश में आ जाते हैं, नीचे वृषण कोश में आ जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट लिखो, आकार और बाह्य संरचना, शेप एंड एक्सटर्नल एनाटॉमी, आकार और बाह्य संरचना। इसमें पहला पॉइंट लिखो, आकृति। आकृति में लिखो ये अंडाकार होते हैं, ओवल होते हैं, ये अंडाकार होते हैं। सेकंड लिखो, माप। एक वयस्क में इसकी लंबाई, एक वयस्क में इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। फिर लिखो संख्या।
यह जोड़ी में पाए जाते हैं। जोड़ी मतलब दो, दो संख्या में गए हैं, दो हैं। ये जोड़ी में पाए जाते हैं। फिर इसी में पॉइंट है ये आंतरिक संरचना। देखो आंतरिक संरचना, वृषण एक घने आवरण से ढका होता है। वृषण एक घने आवरण से ढका होता है जिसे ट्यूनिका, एल्बुजिनिया कहते हैं। जिसे ट्यूनिका, TUNICA, ट्यूनिका, TUNICA, ट्यूनिका, एब्लू एल्बुजिनिया, ALBUGINEA, GINEA, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखो, वृषण पालियां, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वृषण पालियां। इसमें लिखो प्रत्येक वृषण के भीतर, प्रत्येक वृषण के भीतर 250 ग्राम, सॉरी, प्रत्येक वृषण के भीतर लगभग 250 कक्ष होते हैं। लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालियां कहा जाता है। जिन्हें वृषण पालियां कहा जाता है। फिर सेकंड लिखो, शुक्रजनक, शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्र लिखते हैं ना, शुक्र, शुक्रजनक नलिकाएं। प्रत्येक पाली के अंदर 1 से 3, प्रत्येक पाली के अंदर 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं। अत्यधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं। यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब थर्ड लिखो, लेडिक कोशिकाएं, लेडिक कोशिकाएं, LEYDIG, ले, LEY, ले, डिग, DIG, कोशिकाएं। ये नलिकाओं के बीच के स्थान, ये नलिकाओं के बीच के स्थान में पाई जाती है। बीच के स्थान में पाई जाती है। इनका कार्य पुरुष हार्मोन का उत्पादन करना है। इनका कार्य पुरुष हार्मोन का उत्पादन करना है। इसका कार्य सर, सॉरी, क्या बोला? इसका कार्य आगे क्या बोला आपने? पुरुष हार्मोन, मेल हार्मोन का उत्पादन करना है। अब लिखो इसके प्रमुख कार्य। अंडकोश सर बस ग्रंथियों के दो कीजिए, थक प्रमुख, गए। बस कीजिए सर, सॉरी, थक गए अब। क्या बोला? क्या पेन खत्म हो गया क्या?
थक गए सर, बहुत ज्यादा लेंथी हो गया सर आज। तो वो कह रही बस थक सर। गए हैं, तो ज्यादा लेंथी हो गया है। अच्छा लेंदी हो गया, बस इतना ये हो मजा गया, ग्रंथियां निपट गई। कल से हम हार्मोन आएंगे ना, ग्रंथियां निपट गई आज, ये लास्ट ग्रंथि है, इसलिए मैंने बोला करवा ही देता हूँ आज। ठीक है सर। तो प्रमुख कार्य हो गए, अंडकोश ग्रंथियों के 2 प्रमुख कार्य। जल्दी जल्दी करो आप, चलो हो गया, लास्ट ही है। 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला लिखो, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन। इसमें लिखो, वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में, वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु, मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती है बोलने में, शुक्राणुओं, शुक्राणुओं, शुक्राणुओं का निरंतर निर्माण होता है। नलिकाओं में शुक्राणुओं का निरंतर निर्माण होता है। यह प्रक्रिया किशोरावस्था, प्यूबर्टी से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है। यह प्रक्रिया किशोरावस्था से शुरू होकर, किशोरावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है। कुछ छूटा? तो रिपीट से करना। चलकर चलकर हाँ, चलकर चलकर यह प्रक्रिया सर, यह प्रक्रिया दोबारा रिपीट कर दीजिए। यह प्रक्रिया किशोरावस्था से शुरू होकर, से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत चलती है। फिर सेकंड लिखो, हार्मोन का स्राव। हार्मोन का स्राव। वृषण कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नामक एंड्रोजन, नामक एंड्रोजन हार्मोन का स्राव किया जाता है। नामक एंड्रोजन हार्मोन का स्राव किया जाता है। सर लाइन रिपीट कीजिएगा एक बार। वृषण कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक, टेस्टोस्टेरोन नामक TESTOSTERONE नामक एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन का स्राव किया जाता है, का स्राव किया जाता है। इसके प्रमुख कार्य हैं, इसके प्रमुख कार्य हैं। पहला लिखो, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना आदि का विकास, आदि का विकास। सेकंड पॉइंट लिखो, मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती। सेकंड पॉइंट क्या है?
सेकंड कार्य मतलब क्या है? मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती। फिर थर्ड पॉइंट लिखो, जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का विकास और कामेक्षा का नियमन, और कामेक्षा का नियमन। जनन अंगों का विकास और कामेक्षा का नियमन। फिर नेक्स्ट मतलब अलग से पॉइंट है ये, आयुर्वेद एवं क्रिया विज्ञान का दृष्टिकोण। आयुर्वेद एवं क्रिया विज्ञान का दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार वृषण शुक्र व स्त्रोतस, ये शुक्र व स्त्रोतस लिखा था आपने पहले, के मूल केंद्र हैं। आयुर्वेद के अनुसार वृषण शुक्र व स्त्रोतस, शुक्र व स्त्रोतस के मूल केंद्र हैं। ठीक। शारीरिक स्वस्थता के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए वृषण की स्थिति, वृषण की स्थिति और उनका उचित तापमान, और उनका उचित तापमान बनाए रखना अनिवार्य माना गया है। बनाए रखना अनिवार्य माना गया है। यदि वृषण जन्म के समय, यदि वृषण जन्म के समय कोश में नहीं उतरते, कोश में, कोश यहां पर स्क्रोटम SCROTUM में नहीं उतरते, तो उस स्थिति को क्राइप्टोरचिडिज्म कहते हैं। CRYP क्राइप्टो TOR चिडिज्म CHIDISM कहते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। बस ग्रंथियां होंगी पूरी, बस अब थोड़ा सा रह गया, कल ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नया वाला शुरू हो जाएगा। ठीक, लास्ट वाला टॉपिक छोटा सा है तो वो जल्दी हो जाएगा। बस एक और बड़ा टॉप सेक्शन आने वाला है अभी, उसके बाद वो कवर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर खाना खाते हैं, फिर खाने का